नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भाजपा 30 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये बड़ा दावा किया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और चुनौती दे दी है कि बंगाल में 30 सीट जीत कर दिखा दे भाजपा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने याद दिलाया एजेंडा, कृषि समेत बिजली कानून वापस लेने पर अड़ गए किसान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2022 में सपा सरकार बनने पर वापस किए जाएंगे सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में 30 सीट जीतकर दिखा दे भाजपा, ममता बनर्जी की चुनौती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीरभूम जिले में पदयात्रा निकाली। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा को राज्य में सिर्फ 30 सीटें जीत लेने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाजपा 294 सीटों के सपने बाद में देखें, पहले 30 सीटें जीत कर दिखा दे। उन्होंने राज्य में लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे पर भी तंज कसा। बकौल ममता, भाजपा वाले हर सप्ताह आते हैं, 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं, मगर दिखाते ऐसे हैं जैसे आदिवासी के यहाँ भोजन कर रहे हों। हम साल के 365 दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हैं, मगर भगवा दल हर दिन फर्जी वीडियो फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम के बोलपुर रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वे सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं विश्व भारती में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोशिशें होती देखती हूं तो मुझे बुरा लगता है। विश्व भारती के कुलपति भाजपा के आदमी हैं, वह सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीएम ममता ने कई पार्टी विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कहा, कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ है। उन्होंने भगवा दल को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप कुछ विधायकों को खरीद सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकते। भाषण में ममता ने पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी ने नया रूप धारण किया है, कभी वो टैगोर बनना चाहते हैं तो कभी गांधी जी। बीजेपी वाले केंद्रीय एजेंसी और पैसों का इस्तेमाल कर बंगाल में घुसना चाहते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होंगे। बंगाल सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी यहाँ पर पैसों को झोंक रही है, अगर वो पैसे दे तो ले लो, लेकिन वोट हमें ही दो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने याद दिलाया एजेंडा, कृषि समेत बिजली कानून वापस लेने पर अड़े। जी हां दोस्तों, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत बुधवार यानी 30 दिसंबर को होनी है। किसानों से बातचीत से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ कुछ मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। क्या है मांग? पहला, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। दूसरा, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान तय किया जाए। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन हो जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी है। चौथा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की प्रक्रिया। 6 राउंड हो चुकी है बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए जरूरी होगा कि हमारी वार्ता इसी एजेंडा के अनुसार चले। बता दें कि अब तक सरकार और किसानों के बीच 6 राउंड की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। अब एक बार फिर दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आए हैं, ऐसे में उम्मीदें बरकरार हैं। दूसरी ओर किसानों ने आंदोलन तेज किया है। नए साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठन सभाएं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 में सपा सरकार बनने पर वापस लिए जाएंगे सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमे। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे दलों के लिए सपा का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सपा अध्यक्ष मंगलवार को पार्टी कार्यालय में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा व बसपा से निष्कासित मसूद आलम और पूर्व कोऑर्डिनेटर व पूर्व विधायक रमेश गौतम को सपा की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। छोटे दलों से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा
कि तमाम दलों के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं और बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा छोटे दलों के लिए भी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करने पर सपा नेताओं पर सबसे अधिक झूठे मुकदमे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी सपा नेताओं समेत तमाम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों को सपा सरकार बनने पर वापस लिया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बनी रही थी उसका काम इस सरकार ने बंद करवा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है। सपा अध्यक्ष में आगरा, कानपुर व गोरखपुर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को सपा सरकार का विजन बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने विजन पर काम नहीं कर रही है। इसका ही नतीजा है कि लखनऊ मेट्रो का अब तक विस्तार नहीं हो पाया है। आगरा और कानपुर में मेट्रो चलाने का विजन सपा है, इसलिए वहां पर शिलान्यास किया गया, जबकि गोरखपुर व वाराणसी में अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि भाजपा सरकार के पास विजन नहीं है। सोमैया राणा व बसपा के दो प्रमुख नेता सपा में शामिल। इस मौके पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया राणा के अलावा गोंडा में बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम व पूर्व विधायक रमेश गौतम ने करीब 200 समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ली। इनमें तमाम जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विवाह के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून के पक्ष में नहीं है, केसी त्यागी। जी हां दोस्तों, ऐसे समय जब भाजपा शासित राज्य विवाह के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रहे हैं, बिहार में उसके सहयोगी दल जेडीयू ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानून समाज में घृणा और विभाजन उत्पन्न करेंगे जो उसे मंजूर नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यहां पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मुस्लिमों द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के कथित अभियान को संदर्भित करने के लिए करते हैं। त्यागी ने कहा, संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान दो वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दिनों से ही वयस्कों के विवाह के अधिकार को बरकरार रखा है, चाहे वह किसी भी जाति और संप्रदाय में हो। लोहिया एक समाजवादी विचारक थे। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए शनिवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल तक की कैद एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह का एक अध्यादेश पिछले महीने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। हालांकि इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर में किसानों का आह्वान, नया साल परिवार के साथ यहीं मनाएंगे, दिल्ली वासियों को भी न्योता। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर पिछले करीब 1 माह से भी अधिक समय से धरने पर बैठे किसानों ने सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर पर आह्वान किया कि वह नए साल का जश्न अपने अपने परिवारों के साथ बॉर्डर पर ही मनाएंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली वासियों से भी अपील की है कि वह भी इस साल नए साल का जश्न किसानों के साथ मिलकर मनाएं और उनके हौसले को बढ़ाएं। गाजीपुर में धरने का संचालन कर रही कमेटी ने ऐलान किया कि इसके लिए बाकायदा तैयारी की जा रही है। महिलाओं को यह सुविधाएं देने और उनके रहने सहने के इंतजाम के लिए अलग कमेटी भी गठन कर दिया गया है। बाकी जगहों की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी पिछले दिनों से क्रमिक अनशन का सिलसिला जारी है। सोमवार को मंच पर 11 किसान अनशन पर बैठे थे। डॉक्टरों ने अनशन कर रहे किसानों का मेडिकल चेकअप कर उनकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष मनजीत सिंह राय ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अब सरकार के इशारे पर किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने लगे हैं। उत्तराखंड में दिल्ली की ओर कूच कर रहे 1500 अधिक किसान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान इस तरह के मुकदमे से न डरे। मंजीत संयुक्त किसान मोर्चा के कुलदीप सिंह बाजितपुर और अमरजीत सिंह काल्हा के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आगे की रणनीति बनाने पहुंचे थे। इन लोगों ने कहा कि जहां भी किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, किसान अब उन इलाकों का घेराव करेंगे। किसान नेताओं ने मंच से यह भी ऐलान कर दिया कि किसी भी एक्टिव नेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। यदि कोई नेता यहां आना चाहता है तो वह साधारण किसान का बेटा बनकर यहां आकर बैठे, उसे मंच से विचार रखने की इजाजत नहीं होगी। मंच का संचालन कर रही कमेटी की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार जब तक एमएसपी पर कानून बनाने के अलावा तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी यहीं मनाकर जाएंगे, सरकार से बातचीत से पहले बोले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा प्रदर्शन कल खत्म होगा या और तेज हो जाएगा।
सरकार पर किसान संगठनों के बीच बुधवार को 2 बजे होने वाली बैठक से पहले यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि समाधान से हल निकला तो ठीक, वरना 26 जनवरी से पहले तो किसान नहीं हटने वाला। बता दें कि किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 34 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। सरकार के सामने भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे। जो पहले एजेंडे थे अब भी वही हैं। तीनों कानून रद्द हों, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। टिकैत ने कहा कि पहले दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही किसानों और सरकारों के बीच का रास्ता खुलेगा। 22 दिन बाद वहीं से बात होगी जहां रुकी थी। मीटिंग के लिए मैं भी जाऊंगा, कुछ समाधान निकलेगा, इसी उम्मीद से जा रहे हैं। टिकैत ने आगे कहा कि बात नहीं भी बनी तो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता रहेगा। 34 दिन हो गए हैं, 34 दिन और आगे बढ़ा देंगे। 26 जनवरी मनाकर जाएंगे। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल यानी 30 दिसंबर को बातचीत होनी है। इससे पहले भी बातचीत के कई दौर चले हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दूसरी तरफ किसान संगठन लगातार धमकी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आंदोलन को और उग्र हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी को नोटिस मिलने पर संजय राउत के तेवर हुए तल्ख, बीजेपी पर फोड़ा इसका ठीकरा। जी हां दोस्तों, पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिलने के बाद से ही शिवसेना नेता संजय राउत के तेवर और तल्ख हो गए हैं। पत्नी को नोटिस मिलने पर राउत लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। इस बार शिवसेना सांसद संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा, तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी बिखरा हूँ दोगुनी रफ्तार से निखरा हूँ। इतना ही नहीं, समन भेजने पर राउत ने कहा कि बस बीजेपी विरोधी नेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट कर गाने की 2 लाइनें लिखते हुए निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम मेरे साथिया। शिवसेना सांसद ने कहा, इस देश में भाजपा में ऐसे बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। राउत ने कहा, पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाइक को नोटिस दिए गए। अब आप सभी मेरे नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो सभी लोग जिनकी महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार बनवाने में भूमिका रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए 2 बार अनशन पर बैठे थे अन्ना, पर आश्वासन दे मुकर गई सरकार। चिताया ना हुई सुनवाई तो फिर भरूंगा हुंकार। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर केंद्र ने किसानों के मुद्दों से संबंधित उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वह जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगंज सिद्धि गांव में जारी प्रेस विज्ञप्ति में अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया है। हालांकि विज्ञप्ति में आंदोलन की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हजारे ने कहा कि वह किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा, किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर मैं पहली बार 21 मार्च 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठा था। हजारे ने कहा, 7वें दिन तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुझसे मिलने आए। उस समय उन्होंने मांगों को स्वीकार करते हुए लिखित आश्वासन दिया लेकिन वे कभी पूरे नहीं हुए। अन्ना ने कहा, परिणाम स्वरूप मैं फिर से 30 जनवरी 2019 को रालेगढ़ सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठा। उस समय भी केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और फडणवीस ने लिखित आश्वासन दिया था लेकिन मांगे कभी पूरी नहीं हुई। हजारे ने आगे कहा, मैंने एक बार फिर से वह विरोध प्रदर्शन जनवरी में दिल्ली में फिर से शुरू करने का फैसला किया है जो पिछले 3 साल से चल रहा है तथा इस संबंध में एक पत्र केंद्र को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि ठोस निर्णय ले या मैं अपने फैसले पर विरोध को फिर से शुरू करने के लिए ढंढ हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में 3 युद्ध लड़ चुके सेना के पूर्व सैनिक भी बोले, खत्म न हुए कृषि कानून तो खत्म हो जाएंगे किसान खेती। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक अरमीत सिंह ने कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। सेना में सूबेदार रहते रिटायर्ड हुए 85 वर्षीय सिंह ने 1962, 1965 और 1971 में दुश्मन देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सेना के 4 पदकों से नवाजे जा चुके अमरजीत पंजाब में गुरदासपुर स्थित एक गांव में रहते हैं। किसान प्रदर्शन के चलते वो 14 दिसंबर से अपने घर पर नहीं है। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों की बात सुने। उन्होंने कहा, मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि बिलों को निरस्त नहीं कर देती। युद्ध नायक अमरजीत ने द टेलीग्राफ से कहा कि अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो ये खेती और
किसानों को खत्म कर देगा। वो कहते हैं, मेरे गांव नैनोकोट में 1200 मतदाता हैं, उनसे मैं 15 लोगों को किसान आंदोलन के समर्थन में भेजा गया है। हम में से 14 लोग 28 दिसंबर को वापस गांव लौट गए, मगर लड़ाई जारी रखने के लिए 15 और लोग आएंगे। मतलब लोग वापस लौट रहे और दूसरे लोगों को आंदोलन स्थल पर भेजते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। निकाय चुनावों में बीजेपी की बुरी हार, 5 से 6 जिलाध्यक्षों की हो सकती है छुट्टी। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 50 स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन के दौर में आ गई है। पंचायती राज चुनावों में तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, लेकिन निकाय चुनाव में तो लगभग आधा दर्जन जिलों से उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है। अब पार्टी हारने वाले जिलों से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट मंगवा रही है। इस हार में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी अब उसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है। संकेतों की हकीकत सामने आने पर इन गतिविधियों में शामिल रहने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 5 जिलाध्यक्षों समेत इनके जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की भी छुट्टी हो सकती है। बूथ जीता चुनाव जीता का नारा देने वाली बीजेपी पिछले दिनों 12 जिलों के 50 निकाय में हुए चुनावों के परिणामों में औंधे मुंह गिरी है। इन चुनाव परिणामों ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। पूर्वी राजस्थान के लगभग 32 निकायों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इनमें दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और बारां में पार्टी को जबरदस्त शिकस्त मिली है। इन जिलों के परिणाम पार्टी के लिए किसी शौक से कम नहीं है। प्रदेश नेतृत्व ने इन जिलों की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सीक्रेट रिपोर्ट मंगवाई है। इस पड़ताल में देखा जाएगा कि धरातल में कहां पार्टी कमजोर रही, हार के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। उन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। इस पड़ताल में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की तलाश की जा रही है। इन 5 जिलों के अध्यक्ष पार्टी के निशाने पर हैं। इन जिलों के जिलाध्यक्षों गाज गिर सकती है। वहीं लापरवाह रहे जिला और संभाग प्रभारियों को भी बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, 30 दिसंबर को कोई रास्ता निकला तो ठीक, नहीं तो हमें बैठना होगा। जी हां दोस्तों, बीते 32 दिन से किसान दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। टिकरी, गाजीपुर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी किसान जमा हैं। दिल्ली में किसानों के आने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई नतीजा निकलता बातचीत से नहीं निकला है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से इस आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पवार ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, बातचीत और उससे हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए, वरना यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। एनसीपी चीफ ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, बातचीत और उससे हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। मैंने सुना है कि वहां करीब 5 किसान अब तक सुसाइड कर चुके हैं। अगर इस तरह के हालात बन रहते हैं तो यह देश के लिए सही नहीं होगा। शरद पवार ने कहा कि 30 दिसंबर को सरकार और किसानों की मीटिंग में क्या होता है वह हम देखेंगे। कोई रास्ता निकला तो खुशी होगी, नहीं निकला तो हमें बैठना होगा और सोचना होगा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल कई बार हुई है। शरद पवार इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोल चुके हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान नहीं निकला गया तो ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। देश भर के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जुड़ेंगे, जिससे सरकार को ही परेशानी होगी। उधर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को 25 किसान संगठनों ने इस कानूनों पर अपना समर्थन सरकार को दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर किया प्रदर्शन, कहा मोदी और नीतीश ने कर दिया तबाह। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में कई दिनों से सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में बिहार के किसान भी पहुंचे। बिहार के सैकड़ों किसानों ने एकता मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन में एक एक व्यक्ति शामिल है। किसानों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। मोदी और नीतीश ने किसानों को किया तबाह। बिहार के किसान नेताओं ने कहा कि मोदी और नीतीश ने पहले ही बिहार के किसानों को तबाह कर दिया है। इनके काले कानून ने किसानों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। इस नए काले कानून के आने से पूरी तरह से बिहार में किसानी ठप्प हो जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से तरक्की का मुद्दा बनाकर देश को गुलाम कर दिया था, ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके अडानी और अंबानी को देश बेचना चाहते हैं। देश को जब जब जरूरत पड़ा है, बिहार ने कदम से कदम मिलाकर देश हित में संघर्ष किया है। इस किसान आंदोलन में भी बिहार पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी को ईडी के नोटिस पर बोले संजय राउत, मेरी फाइल में भी 121 भाजपा नेताओं के नाम। जी हां दोस्तों, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मिले नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया है। सोमवार को संजय राउत ने कहा कि ये नोटिस कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। ईडी ने कुछ कागजात मांगे थे और हमने उन्हें समय पर जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक घरेलू महिला है, न उनका राजनीति से कुछ लेना देना है और न ही किसी सरकार
प्रकार से उनको निशाना बनाना एक कायराना हरकत है। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश है जिसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। राउत ने यह भी कहा कि उनके पास भी भाजपा के 121 नेताओं की लिस्ट है। भाजपा में ऐसे सूरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। राउत ने कहा ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुराना एक केस ईडी ने निकाला है। हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया था। इसमें ईडी और भाजपा को क्या तकलीफ है? मेरे पास 1 साल से बीजेपी के परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं, वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास केंद्र की सत्ता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। संजय राउत ने कहा पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाइक लगातार केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।